अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू ऑल एंड डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम देख लेते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की मार्किंग। लेट मी टेल यू, एंडोक्राइनोलॉजी में से आपके 2 SCQs आएंगे एंड 5 MCQs आएंगे। अब इसकी डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि आपके पास एक SCQ जो है ना वो आता है डायबिटीज़ वाले पोर्शन में से, ठीक है, एंड बाकी आता है आपका SCQ रेस्ट ऑफ द जितनी एंडोक्राइनोलॉजी है ना उसमें से, ठीक है। सो आपका टोटल जो है वो 15 मार्क्स आपके एंडो से कवर हो जाएंगे 2 SCQs एंड 5 MCQs के थ्रू, ठीक है। लेट्स स्टार्ट कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। सबसे पहले तो यू कैन लीव दिस, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेने के लिए आप पढ़ लें, लेकिन जो आपकी चीज़ स्टार्ट होगी ना ये है हाइपोथायरॉयडिज्म आपने करना है अच्छे से। अच्छा, लेट मी टेल यू, जो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म है ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है आपकी सर्जरी की बुक डोगर में, तो अगर आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेते हैं ना तो आपको यहाँ से पढ़ने की वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ से करना है यू कैन डू इट, लेकिन आपने करना ज़रूर है, बेशक आप वहाँ से करें यहाँ से करें, यू हैव टू डू इट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म आपने दोनों अच्छे से करने हैं, आपको इसके क्लिनिकल फीचर्स, कॉजेज़, इसकी डायग्नोसिस, ठीक है, इसकी ट्रीटमेंट सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, देन ये हाइपरथायरॉयडिज्म वाला टॉपिक यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मैंने आपको बताया दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये सारा आपने करना है बहुत अच्छे से। इसके सब कुछ ग्रेव्स डिजीज़ यहाँ पे लिखी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो आपने सारा कुछ अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये अभी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला ही सारा टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना इसके टॉपिक में थायरोडाइटिस हो गया या ये पोस्टपार्टम थायरोडाइटिस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, एंड ये फैक्टिशियस थायरोटॉक्सिकोसिस, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एंड बाकी जैसे यहाँ पे थायरॉयड स्टॉर्म लिखा हुआ है, सो ये सारा कुछ ना आपका MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गिव इट अ रीड फॉर MCQs। बाकी जो मेन जो आपके ट्रीटमेंट कॉजेज़, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, डायग्नोसिस है, वही चीज़ें आती होती हैं मोस्टली, ठीक है। एंड ये बहुत अच्छा मैंने आपको ऑलरेडी बताया, उसमें लिखा हुआ है आपकी डोगर में, ठीक है, सो डू इट फ्रॉम देयर, ठीक है। अभी ये सारा देखें, ये थायरॉयड नोड्यूल एंड थायरॉयड न्यूप्लेशिया। अच्छा, लेट मी टेल यू, ये जो टॉपिक है ना ये आपका सर्जरी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो ये अगर आप यहाँ पे स्किप भी कर देना तो आपका इतना कोई नुकसान नहीं होगा, मतलब इसमें मेडिसिन के लिहाज से MCQs आएंगे, लेकिन मोस्टली ये टॉपिक आपका सर्जरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी न्यूप्लेशियाज एंड जो नोड्यूल्स वगैरह वाले टॉपिक्स हैं ना, सो ये सर्जरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि किन केसेस में आपने थायरोइडेक्टमी करनी है, कौन सा कार्सिनोमा, पेपिलरी, फॉलिकुलर मेडुलरी वगैरह, सो ये सारा आपका उस लिहाज से। देन पैराथायरॉयड ग्लैंड्स एंड कैल्शियम डिसऑर्डर्स। अच्छा, कैल्शियम डिसऑर्डर्स में जिसमें आपके पास हाइपोकैल्सीमिया, हाइपरकैल्सीमिया है, वो ऑलरेडी हमने उसमें बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर था, जब मैंने आपको नेफ्रो की मार्किंग करवाई थी उसमें मैंने आपको बता दिया था, वो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जो हाइपो एंड हाइपरकैल्सीमिया वाला जो टॉपिक है वो आपका एंडो के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो वो आपने वहाँ प्रिपेयर कर लिया तो यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिकली कैल्शियम डिसऑर्डर्स प्रिपेयर हो गए, ठीक है। बाकी रह गए पैराथायरॉयड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, तो इसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ये प्रिपेयर कर लेना है अच्छे से, इसमें से SCQ आ जाता होता है, ठीक है, सो मस्ट प्रिपेयर इट, ठीक है। देन ये अभी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला ही है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर MCQs मोस्टली, ठीक है, लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म वाला जो टॉपिक है ना वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर SCQs, ठीक है। हाइपर फॉर SCQs बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, लेकिन हाइपो आपने लाजमी पढ़ना है फॉर MCQs, ठीक है। अच्छा, देन आपके पास यहाँ पे है टॉपिक, ये देखिए यहाँ पे 3 साइंस लिखे हुए हैं इस टॉपिक में अबाउट हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ये UQ आया हुआ है, जिसमें 3 साइंस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्या है, शॉस्टिक साइन, ठीक है, इसके अलावा आपके पास ट्रोजी साइन है एंड कार्पोपिडल स्पाज्म, ये एडिशनल यहाँ पे लिखती है, ठीक है, सो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कैल्शियम डिसऑर्डर्स हैं, हाँ जी, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। अच्छा सॉरी, ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, लेकिन ये आपने कैल्शियम डिसऑर्डर यू हैव टू डू इट फॉर बायोकेमिस्ट्री एज वेल, ठीक है, वहाँ पे आई थिंक उस चैप्टर में नहीं लिखे हुए, ये कैल्शियम डिसऑर्डर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, और ये आपके बायोकेमिस्ट्री के लिहाज से भी आ सकते हैं, उस मतलब उसके लिहाज से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको प्रॉफ में, ठीक है। सो ये यहाँ पे लिखा हुआ है हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों आपने अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आ जाता है, अच्छा ये देख सकते हैं ये इसके क्लिनिकल फीचर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, ट्रीटमेंट, ये सारा जो है यू हैव टू डू, दोनों टॉपिक्स मैंने आपको बताया इतने अच्छे से कर लेना है। देन यहाँ पे एड्रीनल डिसऑर्डर्स में ना ये कुशिंग सिंड्रोम इज़ UQ, ये आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके क्लिनिकल फीचर्स यानी फिजिकल साइंस इज़ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसके कॉजेज़ आर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है,
ये सारा कुशिंग सिंड्रोम वाले टॉपिक चल रहे हैं, ठीक है। देन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म जो है, ये आप एक बार इसको एक रीड दे लें, ठीक है, गिव इट अ रीड। लेकिन आई थिंक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ये जो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म वाला टॉपिक है, ठीक है, जस्ट फॉर MCQs। देन आपके पास एड्रीनल इंसफिशेंसी जो कि बेसिकली एडिसन्स डिजीज़ है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने लास्ट में करनी है, ठीक है। यहाँ पे एड्रीनल इंसफिशेंसी में ना ये लिखा हुआ है एडिसन्स डिजीज़ एंड दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपने करना है, ठीक है। ये देखिए आपको इसका UQ भी एक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एड्रीनल इंसफिशेंसी की क्या जो है वो डिफरेंस है, फिर इसको किस तरह से आपने डायग्नोज करना है, ये ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एड्रीनल इंसफिशेंसी और एडिसन्स डिजीज़ वाला टॉपिक आपने अच्छे से पढ़ना है। देन फियोक्रोमोसाइटोमा, अगेन इट इज़ अ UQ, ये आपने अच्छे से करना है, ठीक है। इसमें डायग्नोसिस इज़ UQ, ठीक है, और बाकी भी इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी देख लीजिएगा। देन एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, इसमें बेसिकली ना आपके पास आ जाता है ये जो कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया वाला टॉपिक है। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेशिया, ये मोस्टली पीड्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे एक रीड दे दें इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि इधर से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। सो डोंट स्किप, आई वुड से जस्ट गिव इट अ रीड, लेकिन वैसे ये पीड्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपके पास पिट्यूटरी डिसऑर्डर्स में हाइपर पिट्यूटरिज्म है, जिसमें आपके पास प्रोलैक्टिनोमा इज़ UQ, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, इसकी डायग्नोसिस, इसकी ट्रीटमेंट सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। देन ये ग्रोथ हार्मोन एडिनोमा में एक्रोमेगैली, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डायग्नोसिस आपको पता होनी चाहिए, इसकी कॉम्प्लिकेशंस मैनेजमेंट सब आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद हाइपोपिट्यूटरिज्म जो है, ये जो टॉपिक है ये MCQs के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया ना, एक्रोमेगैली आपने बहुत अच्छे से करनी है, उसकी मैनेजमेंट भी लिखी हुई है, इज ऑल्सो UQ। अच्छा, हाइपोपिट्यूटरिज्म मैंने बता दिया MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शिहान सिंड्रोम इज़ इम्पॉर्टेंट एंड ये आपका UQ भी है, सो इसको आपने देख लेना है, ठीक है। उसके बाद है पुष्य पिट्यूटरी सिंड्रोम, जिसमें डायबिटीज़ इंसिपिडस है, सो ये आपने करना है, दिस इज़ UQ, ठीक है, ये आ जाता होता है, तो ये आपने करना है बहुत अच्छे से। उसके बाद सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट ADH सिक्रीशन भी आपने करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, कॉजेज सब कुछ करना है आपने, ठीक है। उसके बाद ये जो MEN 1 MEN 2 है, मतलब मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया एंड इसकी टाइप 1 एंड टाइप 2 में 2A 2B है, ये गिव इट अ रीड, लेकिन ये एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट डू गिव इट अ रीड, अगर टाइम नहीं है तो बेशक स्किप कर दें, ठीक है। उसके बाद ऑटो इम्यून पॉली एंडोक्राइन सिंड्रोम से आप छोड़ दें। स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसीमिया, इसकी मैनेजमेंट देख लीजिएगा, इट इज़ UQ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस हाइपोग्लाइसीमिया की मैनेजमेंट, ओके। देन आपके पास यहाँ पे है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये आप छोड़ दें, ये गायनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, अगेन टर्नर सिंड्रोम एंड यहाँ पे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, तो ये सारा गायनी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन स्किप, ठीक है, स्किप इट। उसके बाद डायबिटीज़ मेलाइटिस वाला चैप्टर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका एंडो के जो 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन आपका ये जो अभी मैंने जितना पोर्शन कवर कराया है इसमें से आना है, दूसरा क्वेश्चन आपका इस चैप्टर में से आना है, ठीक है। तो मतलब अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया ना, और इसमें भी 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एक आपके पास डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस है और दूसरा हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया है, ठीक है। मतलब ये 2 टॉपिक्स अगर आपको अच्छे से आते हैं ना, तो समझ लें आपका डायबिटीज़ वाला जो टॉपिक है ना वो क्लियर है, ठीक है, मतलब आपका SCQ 1 तो हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी इस चैप्टर में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लाइक ओबेसिटी है, इंसुलिनोमा है, ज़ुलिंगर एलिसन सिंड्रोम है, ग्लूकोनोमा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ सोमेटो स्टेमिनोमा, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, यू कैन लीव इट इवन, और या अगर टाइम है तो यू कैन गिव इट अ रीड, लेकिन मेजर चंक जो है ना दैट इज़ कि आपने डायबिटीज़ में आपको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का पता हो एंड आपको हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिया का पता हो, ठीक है, उसका सब कुछ पता हो कि उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, इन्वेस्टिगेशन, उसके कॉम्प्लिकेशंस, मतलब हर चीज़ पता हो, ठीक है, एवरीथिंग। तो इसमें देखें, ये आप गिव इट अ रीड, ये अभी यहाँ से कुछ भी नहीं स्टार्ट हुआ, वैसे ही टाइप 1 टाइप 2 को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। देन ये हाँ, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ये आपको पता होना चाहिए, ये UQ में भी आ जाता होता है कि व्हाट इज़ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ डायबिटीज़, ठीक है। सो ये आपने करना है। उसके बाद यहाँ पे ना डाइटरी मैनेजमेंट लिखी हुई है,
तो वो आप एक रीड दे दें। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो अभी आने वाला है। हाँ, ये इसके अलावा ना यहाँ पे ये देखें, ये लिखे हुए हैं कुछ ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ठीक है। ये सारे मेटफॉर्मिन एंड सल्फोनाइलूरिया, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, थायोजोलिडाइनडायोन्स, ठीक है, वगैरह वगैरह। मतलब ये जो सारे टॉपिक्स हैं ना, ये आप एक रीड दे दें। आपको पता होना चाहिए ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स क्या है, और फिर उसके कुछ अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ना वो MCQs में आ जाते होते हैं, ठीक है। जैसे ये एक MCQ है कि मेटफॉर्मिन इज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी फॉर टाइप 2, ठीक है। तो आपको ना इस तरह से ये सारा टॉपिक आप गिव इट अ रीड, ठीक है। देन मेन मैंने आपको बताया था डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो ये तो आपने बहुत अच्छे से करना है ना, मतलब यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये आपने करना है प्रिपेयर। ये इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं, ठीक है, ये इसकी ट्रीटमेंट लिखी हुई है। तो ये आपने सारा प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सारा टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये अब यहाँ पे स्टार्ट हो गया है हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, जो मैंने आपको बताया था। ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ये दो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। और इसको आप हाइपर ऑस्मोलर नॉन कीटोटिक कॉमा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसकी सब कुछ ट्रीटमेंट, ठीक है, सब कुछ पता होना चाहिए। एंड बाकी जस्ट जो चैप्टर है वो आप पढ़ लें। ये इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं, इनके नाम तो स्पेशली लाजमी आने चाहिए आपको, ठीक है। मतलब कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है। उसके अलावा स्ट्रोक हो सकता है, क्लॉडिकेशन इस्कीमिया हो सकता है, नेफ्रोपैथी हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, GIT विद ऑटोइम्यून GIT डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, ठीक है। फूड डिजीज़ की वजह से अल्सर्स हो सकते हैं। मतलब आपको ना जनरल ये टॉपिक आपको पढ़ना है, और आपको फिर जनरल चीज़ें थोड़ी सी याद करनी है। मतलब आप कॉम्प्लिकेशंस वैसे खुद से भी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है कि क्या है, वो आप लिख सकते हैं। देन ये UQ है, ठीक है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी का किस तरह से आप डायग्नोज करते हैं, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी मैनेजमेंट की UQ है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद हाँ, नेफ्रोपैथी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपने अच्छे से एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं डायबिटीज़ की, ये आप देख लें, ये क्लिनिकल पोल, ठीक है। उसके बाद हाँ, सो यहाँ पे ना ये आपका चैप्टर जो है वो एंडो वाला एंड हो गया है। सारा मैंने आपको बता दिया है एंडो के दोनों क्वेश्चंस में से क्या क्या आएगा। होप आप